दोस्तों, इनकम टैक्स सेव करना चाहते हैं तो उसमें एटीसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एटीसी के अंतर्गत जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें फ़ंड को जमा कराकर इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे एक लिमिट होता है। लिमिट ये है 1.5 लाख तक। ओके, 1,50,000 तक का ही फंड के लिए आप एग्जेम्पशन करवा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तब भी दोस्तों जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो 1,50,000 तक का ही मिलेगा। ओके, तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंतर्गत एटीसी आता है और एटीसी के अंतर्गत आप टैक्स को एग्जेम्पशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट फेमस है पीपीएफ। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 1.5 लाख तक का अगेन एग्जेम्पशन करवा सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, ये जितने भी एटीसी से लिंक्ड जो भी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों, जो भी एटीसी के अंतर्गत आते हैं उस सारे को मिलाकर 1.5 लाख तक का लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पीपीएफ में 1.5 लाख एंड देन ईपीएफ में भी 1.5 लाख तक का लिमिट, और कहीं एलआईसी वगैरह का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर भी 1.5 लाख तक का लिमिट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको मिलाकर जो भी एटीसी के अंतर्गत आता है सारे को मिलाकर 1.5 लाख तक का ही एग्जेम्पशन करवा सकते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों, उसमें काफ़ी पॉपुलर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि रिटर्न आपको सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा सा बेटर देखने को मिल सकता है। इसमें खास बात यह है कि आप जो फंड जमा करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे तब भी आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बट दोस्तों, इसके साथ एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये है, इसका लॉकिंग पीरियड है। लॉकिंग पीरियड दोस्तों 15 सालों का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 15 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि कुछ साल के बाद आप पार्शियल फंड विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टफ होता है। तो जनरली इसका लॉकिंग पीरियड होता है दोस्तों 15 साल। 15 साल के बाद ही आप फंड को निकाल सकते हैं, और इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 5 ईयर के अंतराल में। ओके, 5 सालों के लिए आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो लॉकिंग पीरियड बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। आपका खुद का पैसा आप समय पर नहीं निकाल सकते, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ओके, तो ये हो गया पीपीएफ। देन आ जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि एक और पीएफ डिडक्ट होता है। आपके सैलरी स्लिप में भी मेंशन होगा, आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। ओके, तो सपोज दैट जनरली 1800 होता है। ये वेरी भी कर सकता है, बट जनरली 1800 होता है। 1800 आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, और सेम जो है कंपनी भी और एम्प्लॉयर भी आपको उतना डालता है आपके पीपीएफ में, पीएफ अकाउंट में, सॉरी। तो ये हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये भी बेस्ट है, इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आप पीएफ डिडक्ट नहीं करवाते हैं तो आप डिडक्ट करवाइए। अगला आ जाता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। देन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस, ये फिक्स डिपॉजिट वाला है। पोस्ट ऑफिस से अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 5 सालों के लिए तो वो भी एटीसी के अंतर्गत आता है। कई सारे ऐसे फिक्स डिपॉजिट के स्कीम होते हैं जिसमें जो है एटीसी के अंतर्गत आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाता है, एटीसी के अंतर्गत आते हैं। बट दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है, लॉकिंग पीरियड। जब भी दोस्तों इस टाइप के फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं जिसमें आप एटीसी का को भी क्लेम कर सकते हैं, उसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है जो कि जनरली 5 सालों का होता है। ठीक है, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये तो हो गया। कई सारे फिक्स डिपॉजिट के स्कीम है जो लॉकिंग पीरियड होते हैं, जो जनरली 5 सालों के लिए होते हैं। 5 साल तक का लॉकिंग पीरियड वाला अगर फिक्स डिपॉजिट लेते हैं तो वो एटीसी के अंतर्गत आ सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एटीसी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो ये आप चेक करके आप फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, जिसमें 5 साल तक आप पैसा नहीं विड्रॉ कर पाएंगे। ये एक बिगेस्ट इसका ड्रॉबैक है। देन आता है दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम।
इक्विटी लिंक इसका मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट से लिंक जो है सेविंग स्कीम है वो। ओके, तो वो कौन कौन सा आ गया, तो वो हो गया म्यूचुअल फंड, तो ELSS म्यूचुअल फंड भी उसको बोलते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड। तो इसमें जनरली आपको जो, क्योंकि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होता है तो रिटर्न कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं, थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है, और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि लॉकिंग पीरियड 3 सालों का ही होता है। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जिसको बोलते हैं ELSS, ओके, तो अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड अगर लेते हैं तो लॉकिंग पीरियड सबसे कम देखने को मिलेगा, ये बिगेस्ट एडवांटेज है। ओके, बट अगेन ये इसमें रिस्क भी होता है, आपको निगेटिव रिटर्न भी मिल सकते हैं। बट अगेन नॉर्मल ऐसे जो आप म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें रिटर्न कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है। और इक्विटी लिंक ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो रिटर्न भी कम मिलता है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड लेंगे तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ELSS जो म्यूचुअल फंड होते हैं जनरली थोड़ा सा रिटर्न कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। तो ये भी खास बात का ध्यान रखिए। तो अगर आप ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा 1.5 लाख तो पूरा हो गया बट फिर भी हम डाल देते हैं क्योंकि ये 3 साल तक हम निकाल नहीं सकते, तो हमारे ऊपर एक कंट्रोल भी रहेगा, कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो सेव ही हो जाएगा आपका फंड। अदरवाइज नॉर्मल म्यूचुअल फंड आप ब्रेक कर सकते थे। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट 3 सालों के लिए ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगेगा क्यों ना इसी में फ़ंड डाल देते हैं। बट अगेन दोस्तों, ऐसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड होते हैं, जिसके वजह से रिटर्न उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इसके जगह पे अगर आप अगर सेविंग के दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड अगर लेते हैं तो ELSS मत लीजिए, नॉर्मल म्यूचुअल फंड लीजिए, वहाँ पे रिटर्न कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ओके, और सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो कई सारे अदर स्कीम आ जाते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं सेविंग के, और या फिर इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट जो LIC का हो गया, और बैंकिंग के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे यूलिप प्लान हो गया, संचय प्लान हो गया HDFC का। तो ऐसे कई सारे प्लान आ जाते हैं जिसमें दोस्तों वो भी ATC के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। 1.5 लाख तक का सारे मिलाकर लिमिट आपको मिल जाएगा, उतना तक आप सेव कर सकते हैं। बट दोस्तों आप सोचिए कि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लेता है इन सारे स्कीम के ऊपर, क्योंकि जो आपको रिटर्न मिलता है उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। हो सकता है कि आप जस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। ओके, इन्फ्लेशन भी एक पैरामीटर होता है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। हर साल 4-5 या फिर 6% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट। तो अगर आप LIC, यूलिप या फिर संचय प्लान, इस टाइप के प्लान में अगर आप फंड को सेव करने का प्रयास करेंगे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा कम मिलता है, 5 से 6%, 7% यही मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन को जस्ट बीट कर सकता है। ओके, तो उसके ऊपर टैक्स लेना गवर्नमेंट को सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। और इवन अगर ELSS म्यूचुअल फंड अगर लेते हैं तो ये इक्विटी से लिंक होने के बावजूद भी रिटर्न कंपैरेटिवली कम मिलता है दोस्तों। तो मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स को सेव करने के लिए आप ATC के अंतर्गत जितने भी स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 लाख तक का ही फंड को इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ अदर जो स्कीम है उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको सेविंग ही करना है या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो अदर स्कीम के बारे में देख सकते हैं। और इसमें सबसे अगर मुझे बोला जाए सबसे बेस्ट कौन रहेगा, तो 2 चीज़ इसमें सबसे बेस्ट है। एक तो हो गया इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो ELSS म्यूचुअल फंड है, बिकॉज ऑफ द लॉकिंग पीरियड बहुत कम होता है। और दूसरा PPF भी आ जाता है, और सुकन्या समृद्धि स्कीम भी
आ जाता है। तो दोस्तों पीपीएफ में दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो गारंटेड रिटर्न होता है, और ये भी फ्लक्चुएट करता है समय के साथ साथ, बट जनरली ज़्यादा होता है। ओके, और जो फंड आप जमा करते हैं उस फंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, और जो रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। तो एक टाइप का सेविंग भी हो गया, क्योंकि 15 साल तक आप टच नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ईएलएसएस वाला बेस्ट होगा। 3 साल के बाद आपका पैसा अपना हो जाएगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड जो ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं उसमें आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।